Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. And today students, we are starting the 10th chapter of your syllabus, that is motion and measurement of distances. Okay, then what is the motion, what is the distance, and how can we measure the distances? Okay, and how can we move from one particular place to another particular place, right students? So today we'll be discussing about this particular chapter's concepts. Alright students, so students, when I'm talking about this particular distance, then what we think of it. For example, I'm going to my nanny house, okay, then it is about 200 kilometers far away from my home, right? So I have to cover this particular distance. So the main thing that is coming to my mind when I'm talking about distance is the distance between two places and how can I cover that particular distance. Okay, if I'm talking about the distance of two islands or a place where water is in the middle, then I have to cover that particular distance through water. Okay, if I have to move from air, so I have to cover that particular distance through air. So different distances can be passed out via different modes of transport. Alright students, so अगर याद करिए समर वेकेशंस में ध्यान दीजिए कि आप सब कहाँ गए थे कोरोना से पहले, ठीक है? तो जहाँ पे भी आप गए, किधर गए, ठीक है, किसके रास्ते गए, क्या क्या डिस्टेंस था उसका, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे होंगे हमारी क्लास में जो अपने नानी माँ के घर ट्रेन से गए, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी बुआ के घर बस से गए. Some students travel to the village through the bullock cart, right? और कुछ by means of air भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, right? So students, different means of transport हमारे पास आज की डेट में प्रेजेंट है, जिसकी तरह से, जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बट अगर मैं बात कर रही हूँ पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे तो कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था ना. सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट दैट एट द एशियन टाइम्स देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पीपल यूज्ड टू कवर द डिस्टेंस थ्रू देयर फीट. ओके, वो पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते थे. फॉर एग्जाम्पल उनको हिमालयाज जाना था, ठीक है, तो वो उतना टाइम लेके चलते थे कि हमें हिमालयाज जाना है, हमें इतने महीनों का टाइम लगेगा, ठीक है. तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अनअवेलेबिलिटी के कारण उनका मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? देयर फीट. वो पैदल चल कर ही एक डिस्टेंस कवर करते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो एक बहुत लंबी स्टोरी है ट्रांसपोर्ट की जिसको धीरे धीरे कवर किया गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने वाटर से रिलेटेड कोई भी डिस्टेंस कवर करना होता था तो एक लकड़ी की ना एक बोट बनाई जाती थी, उसके अंदर लोग बैठ के कवर करते थे. बड़े जहाज वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ एक सिंपल सी बोट होती थी, उस पर बैठते थे और वो चीज़ कवर हो जाती थी, ठीक है. उसके बाद इंसान ने क्या किया? एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया. फॉर एग्जांपल हॉर्सेस पे बैठ के, बिलक पे बैठ के, इन चीज़ों पे बैठ के उसने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू किया, ठीक है. बिकॉज वी नो दैट हॉर्सेस कैन रन very fast. Okay, in deserts there are camels that are used from going one place to another place, right? तो अलग अलग एनिमल्स का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया गया. After the mean of animal students, boats were used for traveling from one place to another place via water, right? इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है. धीरे धीरे स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ता गया एक स्टेप से दूसरे स्टेप. फॉर एग्जांपल सबसे पहले फीट थे, देन उसके लिए हम कह सकते हैं कि पानी के लिए हमारे पास बोट था, सिंपल बोट दैट वर मेड ऑफ वुड. ओके, सिंपल वाला. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जिसको कहते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की खोज. इस टाइम पे स्टूडेंट्स व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है. व्हील के इन्वेंशन के साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया ट्रांसपोर्ट के केस के अंदर, ठीक है. बिकॉज पहले तो व्हील को डिज़ाइन करना आया, उसका इन्वेंशन हुआ, ठीक है. उसके बाद व्हील के इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे उस पर आगे एनिमल्स लगा के उसके बुलक कार्ट्स फॉर एग्जांपल, इस टाइप से चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं कोई भी बैलगाड़ी कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये व्हील के ऊपर एनिमल का यूज़ है, ठीक है. इन चीज़ों का यूज़ करके ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाने लगा, ठीक है. सो यू कैन से व्हील्स along with animals, right students?
अब धीरे धीरे इनका बढ़ता गया विस्तार, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन्स आई, ठीक है, उसके बाद बसेस आई, अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स हमारे पास साइकिल तो आई चुकी थी बिकॉज व्हील का इन्वेंशन हो चुका था, राइट। उसके बाद धीरे धीरे जब स्टीम इंजन बना, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, ट्रेन बनी, ठीक है। आज के डेट पे तो आप देखिए बुलेट ट्रेन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हैं, सुपरसोनिक रेल्स हैं, कितनी सारी चीज़ें, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेन्स हैं हमारे पास, ठीक है, एरोप्लेन्स। अब अगर देखें हम ध्यान से तो जो जाता है यहाँ से मिसाइल जाती है, वो भी तो एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है, जो कि किसी चीज़ को नहीं लेके जा रही लेकिन किसी पर्टिकुलर काम को करने जा रही है, तो डिस्टेंस तो वो भी कवर कर रही है ना। तो कितनी ज़्यादा मतलब इन्वेंशन हो चुकी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ट्रांसपोर्ट की, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जो इंसान ने खुद धीरे धीरे करके देखी है, ठीक है। फ्रॉम साइकिल, एरोप्लेन, दिस पर्टिकुलर बड़े वाला क्रूज एंड वॉट, ठीक है, this bullock cart, train and again bus. All right students, so the story of transport has been amazing students, okay। so basically इस chapter में हमने distance का measurement के बारे में पढ़ना है, ठीक है। so students, how can you measure a desk firstly, ठीक है। अब ये क्या, इसका question ही कैसे arise हुआ? Two students, famous students of NCERT books like Bujo and Paheli, right, they were sharing a desk. We all share the desk in our school times in the classrooms, right? And what happened? Paheli saying to Bujo that you are having the larger share of the desk. I am also sitting in this. Okay, so we have to share the half of the bench, right? And teachers hears their conversation. She asked them what happened, Bujo and Paheli. Then Paheli told her, "Ma'am, he is sharing the most part of this desk. I'm not getting any part of. I'm very stuffed because I haven't any space, okay, to sit." Then their teacher said, just measure the length of the desk and make sure then the half of the desk should be marked, okay, mark the half of the desk and you will share the half and the Paheli will share the half, right। टीचर ने अब ये बोला कि आधा आधा कर लो मेजर करके। अब उनके पास उन्होंने ज़्यादा दिमाग क्या लगाया, बूझो को गिल्ली डंडा बहुत पसंद है, ठीक है। बूझो ने क्या किया, गिल्ली और डंडा की हेल्प से डेस्क को मेजर करना स्टार्ट किया, ठीक है। दिस इज डंडा एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल गिल्ली, राइट। तो ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ गिल्ली एंड डंडा, so students, he measured the length of the desk with the help of gilli and danda, okay। when he was measuring the length, then he make sure that the length was suppose 2 dandas and 1 gilli, ओके। जब उन्होंने देखा तो हाफ ऑफ द लेंथ क्या बन रही थी, इनसे बन रही थी, ठीक है। 2 डंडा को 2 लगाया और 1 गिली लगाया तो हाफ ऑफ पे आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी कि तू इधर रहेगा और मैं इधर रहूँगी, ठीक है। अब उन्होंने उनका प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, अच्छे से उन्होंने लेंथ मेजर किया और अब वो दोनों आराम से बैठे हैं। कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये जो लाइन थी ये रेस हो जाती है, ये फिर कहानी शुरू कि तुम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मुझे कम दे रहे हो, ठीक है। फिर बूझो ने क्या किया, सेम आइडिया लिया कि मैम ने बोला था कि हाफ ऑफ कर लो, तो वो उसने सोचा मैं दोबारा से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मगर इस बार उसके पास अलग सेट ऑफ गिल्ली डंडा था, मीन्स अ डिफरेंट सेट जिसकी कुछ लेंथ ब्रेड डिफरेंट थी। अब उसने दोबारा मेजर किया तो वो देखता है कि इस टाइम हाफ कब आ रहा है, व्हेन वी आर हैविंग 2 डंडास एंड 2 गिलीज, ओके। अब उसने देखा कि ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब अब ये चीज़ डिफरेंट आ रही है ना, 1 गिली का फर्क आ गया ना। 1 गिली कितनी होती है, इतनी होती है, इतनी भी छोटी नहीं होती कि इसको इग्नोर करा जा सके, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ दीज टू विच इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड डिफरेंट सेट ऑफ गिली एंड डंडा, right students, you can have a look measuring the length of the desk with a different set of गिली डंडा। इसके कारण क्या होगा, अगर आपने डिफरेंट सेट लिया है गिली डंडा का तो फिर जो लेंथ का मेजरमेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते 2 गिलीज एंड 1 डंडा, ठीक है, तो एक के पास बड़ा पोर्शन आता है, एक के पास छोटा पोर्शन आता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या देखा, डिफरेंट सेट्स ऑफ गिली डंडा विल हैव द डिफरेंट लेंथ ऑफ द डेस्क। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so we can say that they can't be used as the standard unit of measurement, okay। So students, what is the standard unit of measurement?
स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स जो कभी भी कहीं भी सेम चीज़ मेजर करती है, ठीक है। कहीं भी चले जाइए, अगर हमें दो चीज़ों से सेम चीज़ मेजर कर रहे हैं हम, देन दैट मीन्स दैट इट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट गिल्ली डंडा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इज़ नॉट इट ऑल अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि इसकी मेजरमेंट हर एक केस में अलग होगी ना। किसी के पास कौन सा गिल्ली डंडा है, किसी के पास कौन सा, ज़रूरी तो नहीं कि सबके पास सेम हो, ठीक है, और वो घिस भी जाता है, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 points ऑन इट। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। इसमें क्या बोला है कि एक और चीज़ वो कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे, एक छोटी सी स्ट्रिंग मतलब धागा कह सकते हैं कि एक छोटे से लेंथ के धागे का यूज़ किया जा सकता था और उस पर 2 points मार्क किए जा सकते थे। दिस विल बी और इसको क्या बोला जाता, स्ट्रिंग लेंथ बोला जाता। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। अब वो डेस्क का जो मेजरमेंट कर रहे थे वो स्ट्रिंग लेंथ के केस में कर सकते थे आराम से मेजर, ठीक है। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब वो कह रहा है कि अब जो बूझो पहेली है, ये किसी डेस्क का लेंथ कैसे माप सकते हैं अगर उसकी डेस्क की लेंथ जो है वो स्ट्रिंग से छोटी होती, ठीक है। क्या कर सकते थे, फर्स्टली आप दोनों पॉइंट्स देखिए, क्या करना था, एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, सपोज ये डेस्क था हमारे पास, एक ये इतनी लंबी स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो स्ट्रिंग का एंड पॉइंट्स मान लीजिए ना, उसके अंदर से हम देख सकते हैं कि इतना स्ट्रिंग है, ठीक है, ये होता है। अगर स्ट्रिंग बड़ी है, डेस्क छोटा, तो हम क्या कर सकते थे, इस स्ट्रिंग को हाफ कर लो, 1/4 कर लो, 1/8 कर लो, 1/6 कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। सो ये क्या है, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट 1/2, 1/4, 1/8 स्ट्रिंग्स लेंथ, ठीक है। उसको फोल्ड करके वो चीज़ उसको प्रॉपर बना सकते थे। That they should use the scale in their geometry box। अब वो 2 points को माप के ना, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक धागा है जिसपे 2 मैंने पेन से निशान लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक है डेस्क। अब उस धागे को मैं स्केल से देख लूँगी ना कि अब बताओ कि ये धागे का ये वाला एंड और ये वाला एंड कितना, इसका कितना मतलब लेंथ है। दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स स्केल। ओके, सो स्टूडेंट्स, in this particular way you can have the measurement of the desk with the help of the string, right? So measuring the length of the desk with string length, okay, string length की हेल्प से आप कैसे एक desk का length measure कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। now we'll be discussing about some more measurements, कैसे कुछ और measurements के तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, we'll be discussing about that। for example we are discussing about the activity 1। Using your feet as a unit of length, measure the length and breadth of the classroom. It is possible that while measuring these, you may find some parts remains to be measured as it is smaller than your foot. इसका मतलब ये है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें हमारे रूम के लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करना है। किसकी हेल्प से, हमारे पैर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, राइट। अब आप क्या करेंगे, अपने फीट की हेल्प से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे लेंथ की ब्रेथ एंड लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपने ये फीट अपना रखा, इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा था आपका पैर, अब अपना दूसरा लगाइए इधर, फिर इधर अगेन, फिर इधर अगेन, इस तरह से 1 2 3 4 आप मेजर कर सकते हैं ना। मेरे इतने कदम हो गए, ठीक है, मेरे इतने फीट हो गए। विद द हेल्प ऑफ द फीट ऑफ योर फीट यू कैन ईजिली मेजर द लेंथ ऑफ द रूम। बट अगर कहीं पे बहुत छोटा पोर्शन है जहाँ पे आपका पैर पूरा ही नहीं आ रहा है, तो वो आप मेजर कैसे करेंगे, वो मेजर नहीं हो पाएगा ना। सो इस तरीके से भी आप चीज़ें मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम द फीट स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो डू, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर पाम, आप अपनी हथेली की हेल्प से भी कर सकते हैं हम। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फूट एज यू डिड बिफोर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब जो फॉर एग्जाम्पल आप जितना पोर्शन आपका कहीं पे आपका पैर पूरा नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो भी मेजर करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कर सकते हैं ना वो दोबारा मेजर कि कितना आ रहा है, ठीक है। और ऐसे कीजिए और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं, सपोज राम एंड श्याम, इन दोनों ने अपने फीट का यूज़ किया है फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। और इसने देखा कि इस रूम का जो लेंथ है
वो मेरे 10 फीट्स के बराबर है, लेकिन श्याम कह रहा है ये मेरे 12 फीट्स के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल ये बात कर रहे थे लेंथ की, अगर ये बात कर रहे हो ब्रेड्थ की, ये कह रहा है ब्रेड्थ मेरे 5 फीट्स के उसके बराबर है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे 7 के बराबर है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या ये जो फुट है ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के जैसे यूज़ किया जा सकता है? नो, बिकॉज स्टूडेंट्स हर एक का जो लेंथ होता है फीट का, पाम का, वो सेम नहीं होता। किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं, लेंथ सबकी डिफरेंट होती है ना। तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये अगर बात कर रहे हैं कि 10 फीट्स है तो मेरा 10 फीट ज़रूरी नहीं है ना, मेरा 11 भी हो सकता है और मेरा 9 भी हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, अब सेकेंड है use your hand span as a unit of measurement, the measuring the width of the table or a desk in the classroom। अब हम अपनी हथेली का यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस बोर्ड का लेंथ निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आई कैन ईजिली डू दैट। 1 2 3। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने क्या डिस्टेंस बताया? 3 हैंड स्पैन। ये तो किसका था? मेरा था ना, मतलब सिमरन का, राइट। अगर आप में से कोई अगर यहाँ पे अपनी हैंड स्पैन की हेल्प से इसका लेंथ मेजर करता है तो वो डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके हाथ कंपैरेटिवली मुझसे छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, this is what the measuring the width of the table with the hand span look like. All right students, next you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement record all the observations. अब आपने क्या करना है? For example, this is your hand span. Just measure this hand span with the help of the string and then again place it on the ruler and you will have the measurement कि मेरा एक hand span जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, कितना है। फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर्स है या फिर 10 सेंटीमीटर्स है, बट आई हैव टू टेल इट ना, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा किसकी हेल्प से? किसी भी स्ट्रिंग लेंथ की हेल्प से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट, कि एक यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स। एक यूनिट एक्चुअली क्या होती है? जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, केजीज है, किलोग्राम कहते हैं ना इसको, ग्राम्स कहते हैं, ठीक है, लीटर है, राइट। इसके अलावा ईयर्स होता है, और क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान दीजिए। मिलीमीटर हो गया, ठीक है, और बताइए अपने आसपास क्या क्या यूज़ होता है? मिली लीटर्स होता है, और ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं? सेकेंड्स, ठीक है, मिनट्स, आवर्स। सो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इन सब को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। बिकॉज ये किसी चीज़ का बता रही है हमें कि ये एक्चुअली है क्या। अगर किसी चीज़ के पीछे मीटर लगा है तो हमें पता लग गया कि वो क्या है, दिस इज़ द लेंथ। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ के पीछे लिखा हुआ है सेकेंड्स, तो मुझे पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। ओके, सपोज आई एम टेलिंग यू आई एम टॉकिंग अबाउट 15। व्हाट 15? आई डोंट नो ना व्हाट इज 15. If I'm telling you 15 seconds, then it means that I'm talking about time. If I'm saying that I'm talking about 14, but 14 grams, then it means that I'm talking about the weight. If I'm talking to you that I'm talking about 17 kilometers, then it means that I'm talking about length. So students, different units are there that represent different things. Okay? तो अलग अलग यूनिट्स जो होती हैं अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। कुछ बड़ी यूनिट्स होती हैं, कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं। अब हमें पता है सबको कि सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर होता है, जितना आपको पता है उसमें, ठीक है। देन सेंटीमीटर्स, देन मीटर्स, देन किलोमीटर्स। ऑलराइट, तो यूनिट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ बड़ी है और क्या चीज़ छोटी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक बच्चा कह रहा है कि मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर्स है, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा घर
स्कूल से 200 मीटर्स है। अब इन दोनों में ध्यान देके बताइए किसका घर ज़्यादा दूर है। अगर आप यूनिट को नहीं देखेंगे फिर आप क्या बोलेंगे, ये 200 वाले का ज़्यादा दूर है, राइट, क्योंकि ज़्यादा है। लेकिन नहीं, यूनिट कौन सा बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। तो या तो आप यूनिट को सेम कीजिए पहले, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब हम ध्यान देंगे कि एक का घर 2000 मीटर्स है, एक का घर 200 मीटर्स है, तो किसका ज़्यादा दूर है, 2000 मीटर्स वाले का, मतलब किसका, 2 किलोमीटर वाले का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट को कंसिडर करना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। जब भी हम स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं उसी को कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजर हम कैसे करें, स्केल की हेल्प से कर रहे हैं ना। अब स्केल का हमें पता है कि वो 15 सेंटीमीटर है, तब हम मेजर कर पा रहे हैं। अगर हमें स्केल का भी मेजरमेंट नहीं पता होगा, नोन क्वांटिटी नहीं होगी, तो हम क्या दूसरी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, नो। ठीक है, सो वी सी दैट मेजरमेंट्स मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। अब ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट किलोमीटर्स, तो ये मुझे पता है कि किलोमीटर क्या है, 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, तब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर नोन क्वांटिटी। ओके, द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। अब जो भी रिजल्ट आता है वो 2 पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। वन पार्ट is the number, the other part is the unit of the measurement. Okay, so students ये इसी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर की, तो इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 क्या है, एक नंबर है, राइट, एंड किलोमीटर क्या है, एक यूनिट है। ओके, इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को मेजर करते हैं, किसकी हेल्प से, एक यूनिट की हेल्प से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेजरमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। अब बताइए, क्या एक रूम का मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं विद एवरीवन्स फुट आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स पेन और माई फुट एंड आई एम आस्किंग यू गाइज टू डू द सेम, are the measurement of us both are the same? No, because students it is not necessary that the length of our feet should be equal. हमारी फुट की लेंथ इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है ना, राइट। सो आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड्स पेन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या ये भी इक्वल होगा? अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ अ डेस्क एंड आई एम यूजिंग द हैंड्स पेन, इज इट नेसेसरली इक्वल? No students. Why? Because it can also be different in different cases, right? Perhaps the result could different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same. हो सकता है कि आपके और आपके फ्रेंड्स के जो हैंड्सपैन का लेंथ है, फुट का लेंथ है, वो सेम नहीं हो, एंड दैट इज़ वाई द मेजरमेंट्स शुड नॉट बी द सेम। वो भी नहीं होंगे ऑब्वियसली। सो द लेंथ ऑफ द फुट may be slightly different for all the students, and that is why they can't be considered as the standard unit of measurement, right students? So some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. ठीक है, तो अगर हमें कोई नॉर्मली बात करनी हो, तो जब तक हमें कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं पता होगा, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये हमें चाहिए, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वेरी ना हो, ताकि हम चीज़ों को प्रॉपरली मेजर कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। ओके, standard unit of measurement, this is the basic requirement to measure anything that do not vary from person to person. all right students, जैसे कि अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, तो पहले क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स, यूजुअली हम फूड्स की हेल्प से, हैंड्सपैन की हेल्प से चीज़ें मेजर करते थे। लाइक पीपल ऑल्सो यूज द फूट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में दे यूज द foot, okay, as the measurement unit, right? People measured a yard of cloth by the distance between the ends of the outstretched arm and their chin.
अब उनके चिन और उनके आउटस्ट्रेच आर्म, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसको वो यार्ड बोलते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, एक यार्ड मेजर करते थे क्लोथ के का फॉर एग्जाम्पल किस डिस्टेंस से, बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन, ठीक है। सो द रोमन्स मेजर्ड देयर पेस और स्टेप्स, ओके। अब रोमन्स कैसे पेस और स्टेप से ये चीज़ें मेजर करते थे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इन एशियन इंडिया स्मॉल लैंड्स वर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अंगल एंड मुट्ठी, फिंगर और मुट्ठी, मुट्ठी मतलब दिस पर्टिकुलर मुट्ठी, फीस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से या फिंगर्स की हेल्प से चीज़ें मेजर करते थे, स्मॉल स्मॉल चीज़ें, ठीक है, डिस्टेंसेस फॉर एग्जाम्पल। हाउएवर समवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस। ऑब्वियसली यही तो चीज़ है ना जो प्रॉब्लम दे रही है, नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, बिकॉज हर एक का बॉडी पार्ट डिफरेंट है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का थोड़ा मोटा है, किसी का थोड़ा लंबा है, किसी का लीन है, किसी का स्मॉल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंड हैंड स्पैन है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, डिफरेंट डिफरेंट मुट्ठी है। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट की वजह से डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए हमें ज़रूरत है एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, ओके। सो दिस मस्ट हैव कॉज द कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट्स, राइट। तो इस वजह से कन्फ्यूजन होती है। सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वी बैडली नीडेड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, we had the international meetings, and after that particular international meetings the international unit system of units were decided, okay. So for the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement, okay. जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, एक ऐसा सेट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के डेट पे एसआई यूनिट्स वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, ठीक है। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स फॉर लेंथ क्या है, मीटर्स है, ठीक है। फॉर वेट क्या है, केजीज है, ठीक है। टाइम क्या है, सेकेंड्स है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर, ठीक है। मीटर का क्या माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, एसआई यूनिट मीटर्स, ठीक है, लेंथ का। सो दिस इज अ मीटर स्केल एंड अ 15 सेंटीमीटर स्केल, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो एवरी मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 सेंटीमीटर्स, मतलब कि एक मीटर जो होगा वो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर्स की। सो ईच मीटर m इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स, ठीक है। उसको 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर डिवीजन को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर्स, ओके। एंड ईच सेंटीमीटर्स हैज 10 इक्वल डिविजन दैट आर कॉल्ड मिलीमीटर्स, ओके। and every centimeters is divided into 10 equal division, that is 10 millimeters, all right students. So 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 centimeter is equals to 10 millimeters, okay. And for measuring the larger unit we have the system of units, that is kilometers, okay. And students, 1 kilometer is comprised of 1000 equal divisions of meters, that is 1 kilometer is equals to 1000 meters, right. So for measuring the large distances, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length and it is called kilometer. इसको क्या बोला जाता है, किलोमीटर। And 1 kilometer is equals to 1000 meters, all right. तो ये बहुत ही important रोल प्ले करता है for measuring the distances, okay. तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम लेंथ को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कैसे इसको हम प्रॉपर मेजर कर सकते हैं, किसी भी तरह से हमें स्केल को उठा के मेजर नहीं करना होता, प्रॉपर तरीका होता है जिस वजह से, जिस तरह से हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 2 डायग्राम्स दे रखे हैं आपके सामने। इन द पर्टिकुलर डायग्राम द स्केल इज़ वेरी प्रॉपर, लाइक इन वेरी प्रॉपर लेन, लाइक इट इज़ लाइक फिक्स्ड।
इस तरह से रखा हुआ है और दूसरी तरफ में आड़ा टेढ़ा रखा हुआ है। टेढ़ा रखने के कारण क्या होगा, वो गलत लेंथ मेजर करेगा, ठीक है, गलत लेंथ रीड करेगा। सो स्टूडेंट्स, प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के अलोंग रखिए, ठीक है, उल्टा सीधा मत रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे जा रहा है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका जो स्केल रखेंगे वो भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उसको उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग रखते हैं किसी भी स्केल को, अगर आप उसको प्रॉपर्ली एंड करेक्टली मेजर करना है। सो दिस मेथड इज करेक्ट फॉर मेजरिंग द लेंथ एंड दिस इज नॉट, बिकॉज यहाँ पे जो स्केल रखा है वो उल्टा रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ये फर्स्ट फिगर है एंड ये सेकंड फिगर है, इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्केल का जो ये वाला पोर्शन है ना आगे वाला, वो क्या है, टूटा हुआ है। तो मतलब स्केल, अगर स्केल के जो एजेस हैं वो ब्रोकन है या टूटे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब उसको अगर एंड से मेजर करेंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट के कुछ पोर्शंस रह जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नॉन डिविजन से, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, ये देखो यहाँ से ये बिल्कुल 1 से स्टार्ट कर रहा है, अब 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक पढ़ सकता है ना, क्योंकि 1 हमें पता है कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज फिक्स्ड एंड ये टूटा नहीं हुआ, तो ये क्या है, प्रॉपर मेथड है। अगर कोई स्केल टूटा हुआ है तो किसी नॉन डिविजन से उसको मेजर करना स्टार्ट कीजिए। करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद ब्रोकन एज, ठीक है, क्योंकि ब्रोकन एज थी तो उसने नॉन चीज़ के साथ उसको स्टार्ट किया, जबकि यहाँ पे उसने रैंडमली कर लिया, तो ये गलत तरीका था और ये सही तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हैव अ लुक, इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन, कई बार क्या होते हैं कि जो एंड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। सो यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, तो उस वजह से हमें कई बार जीरो मार्क क्लियरली नहीं दिखता। तो स्टूडेंट्स उन केसेस में हम क्या करते हैं, नॉन मार्क्स लेते हैं। सो इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल, राइट। तो उस टाइम पे जीरो मार्क नहीं देखना होता, कोई नॉन मार्क देखना होता है, फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। So you can use any other full mark of the scale, say 1 centimeter, ठीक है। तो अगर आप नॉन मार्क यूज़ करोगी तो आप फाइनल एंड से उसकी करेक्ट पोजीशन देख पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। अब क्योंकि आप ये एक एक्स्ट्रा लेके जा रहे थे, तो जो भी फॉर एग्जाम्पल आपकी 14 यूनिट्स आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 14 यूनिट्स आती हैं, ठीक है, अब याद करिए कि हमने स्टार्ट ही 1 से किया था, मतलब 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब एक्चुअल में क्या आ रही है, इसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर्स आ रही है, ठीक है। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अनदर एंड, राइट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इन बी द रीडिंग एट द वन एंड इज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या स्टार्ट हो रहा है, 14.3, कहाँ पे एंड हो रहा है, इधर से, ये क्या है, 14.3 है। एक एंड है 1 सेंटीमीटर एंड दूसरा एंड है 14.3 सेंटीमीटर्स। तो अगर इसकी एक्चुअल रीडिंग देखनी होगी स्टूडेंट्स, तो विल सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स, ओके। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर्स, दैट इज 13.3 सेंटीमीटर्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। एंड इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को निकाल सकते हैं। ये था सेकेंड केयर कि हमें ये ध्यान रखना है। थर्ड देखना होता है स्टूडेंट्स अपनी आई पोजीशन, कि आपकी आई पोजीशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इन द फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आप यूनिट को मेजर कर रहे हो, ठीक है। सो करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स, राइट। सो योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन इज शोन। यहाँ पे देखिए 3 बच्चे कर रहे हैं, दिस सेकेंड किड इज exactly in the front of the measurement, so he'll see the perfect thing because he is having the perfect point. अगर यहाँ से देखो तो ये क्या देख रहा है, जो यूनिट 7.5 है, अब ये 7.5 की बजाय क्या देख रहा है, 8.3 समथिंग, और ये सी वाला क्या देख रहा है, 6.6 समथिंग, ठीक है। तो करेक्टली कौन देख रहा है, जो 7.5 वाला ये करेक्ट देख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, राइट स्टूडेंट्स। So position B is the correct position of the eye. Note that from position B the reading is 7.5 centimeter, right students? And from position A and C the readings may be different because of the variation of the angle of the eye, right students? So this is incorrect and this one is correct position. B is the correct position, whereas A and C are the incorrect position of looking at any particular measurement, right students? Now very important thing that we are going to discuss now, that is activity 3. Now students, suppose you want to measure the height of your friend, then
you will use two ways to measure the height of your friend. From the first particular method, you will use the handspan. Okay, for example, if you want to use two particular method, first one is handspan and second one is meter scale, right? Meter scale. All right students, अब आपको इन दोनों methods का यूज़ करना है, लेकिन कैसे करना है? For example, just tell your friend to be in the front of the wall and mark the above side of the head. Okay, अब आप वो मार्क की हेड से जो वॉल के नीचे वाला पोर्शन है फ्लोर का और उस मार्क का लेंथ को मेजर करो विद द हेल्प ऑफ द हैंडस्पैन एंड सेकेंड वन with the help of the meter scale, and then different students should perform the same activity with the same student. Okay, जिसकी आपको लेंथ मेजर करनी थी ना, हाइट मेजर करनी थी, वो बच्चा सेम रहेगा, बाकी सभी ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट लीजिए. पहले आप करके देखिए, उसके बाद अपने किसी और फ्रेंड को बोलो तुम करो, फिर किसी और फ्रेंड को बोलो, फिर आप क्या देखोगे कि किस चीज़ की लेंथ सेम आ रही होगी. मीटर स्केल वाली जो लेंथ होगी वो सेम आ रही होगी एज कम्पेयर टू द हैंडस्पैन, बिकॉज हैंडस्पैन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा हर बच्चे के केस में. So students, measure the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against the wall. ठीक है, दीवार के पास खड़ा होने के लिए. ठीक है, make a mark on the wall exactly above his head. अब उसके सिर के बिल्कुल पास में एक मार्क करेंगे. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your handspan and then with the meter scale. Right? Let all the students measure this length in a similar way. So what will we be observing? कि handspan वाला different आ रहा था, handspan वाला जो था वो हर बच्चे के केस में वेरिएशन दे रहा था, अलग अलग आ रहा था, राइट. बट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मीटर स्केल की, सो स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ मीटर स्केल इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, ये सेम आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की, खुद सीखी. ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ सीधी नहीं होती जिसको मेजर करना है, कई बार किसी कर्व लाइन की भी हमें लेंथ मेजरमेंट करनी पड़ सकती है, राइट. सो स्टूडेंट्स, टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन विल यूज़ द स्ट्रिंग. ओके, उस केस में विल यूज़ द स्ट्रिंग. So we can't measure the length of the curved line directly by using a meter scale. So we can use a thread or a string to measure the length of the curved line. अब हम किसी धागे या स्ट्रिंग की हेल्प से इसको मेजर करेंगे. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 4, इसमें हम करके देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चीज़ की, इस टाइप में किसी चीज़ का लेंथ फाइंड करना है, तो मेरे पास एक थ्रेड है. अब उस थ्रेड की हेल्प से स्टूडेंट मैं यहाँ पे उसकी गांठ लगाऊंगी और यहाँ पे उसकी गांठ लगाऊंगी. ठीक है, अब उसके स्मॉल सीधे पोर्शंस करके ना, छोटे छोटे पोर्शंस की, यहाँ से यहाँ तक सीधा जा रहा है तो इसका पोर्शन लिया, फिर उसको बिल्कुल स्ट्रेच किया, फिर यहाँ से यहाँ तक किया, फिर इधर से इधर तक किया, फिर इधर से इधर तक किया. क्योंकि थ्रेड का तो एक है ना कि थ्रेड तो क्या कर सकता है, घूम सकता है ना, स्ट्रेट मतलब फ्लेक्सिबल होता है बेसिकली. सो इस तरह से स्मॉल पोर्शंस लेंगे बिल्कुल स्ट्रेच्ड, ताकि उसकी लेंथ बिल्कुल प्रॉपर आए. ठीक है स्टूडेंट्स, so use a thread to measure the length of the curved line AB, right? So put a note on the thread near one of its end. अब उसके एंड में कहीं पे नोट लगा दो उस थ्रेड की, ताकि वो खींचे नहीं आगे, इधर उधर नहीं हो. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे नोट लगा रखे हैं ना, जैसे measuring the length of the curved line with the thread, right students? Place this note on the point A. अब उस नोट को पॉइंट A पे रखिए. Now place a small portion of the thread along the line. अब उसके अलॉन्ग लाइन के अलॉन्ग छोटा छोटा पोर्शन रखते जाइए. कीपिंग इट टाइट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब. अब उसको बहुत टर्न रखिए. ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फर्मली ग्रिप्ड. ठीक है, होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड. अब उसको एक पॉइंट के एंड से पकड़ के रखिए ध्यान से. ठीक है, ताकि वो थ्रेड हिले नहीं. यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड along the curve line. और दूसरी हाथ की हेल्प से क्या करेंगे, हम थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे. ठीक है, अलग अलग पोर्शन पे, डिफरेंट पोर्शन पे कर्व लाइन के अलॉन्ग. ठीक है, गॉन रिपीटिंगली दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच. ऐसा करते रहिए जब तक उसका दूसरा एंड नहीं आ जाता. ठीक है, मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड बी. अब जहाँ पे बी आ जाए वहाँ पे थ्रेड पे क्या लगा दो, मार्क लगा दो एक. ठीक है, नाउ स्ट्रेच द
थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। अब उसको मीटर, सपोज इतना आ रहा है वो थ्रेड, तो उसको स्ट्रेच करो मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग। अब मीटर लेंथ से क्या कीजिए, अब उसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग में आपने नोट लगाई थी उसका जो लेंथ है वो देखो, और फाइनल मार्क जो आपने लगाया उस थ्रेड पे, फाइनल मार्क और उस नोट का दोनों का डिफरेंस का जो लेंथ देखो, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। और जो अब आपका लेंथ आएगा वही होगा आपकी कर्व लाइन ए बी का लेंथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर आपको किसी कर्व लाइन को मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ओके, so with the help of the thread you can easily do the measurement of a curved line. all right students, अब हम बात करते हैं कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो मूविंग थिंग्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें मूव कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, देन आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मूविंग अराउंड मी। फॉर एग्जाम्पल फैन, फॉर एग्जाम्पल like for example we can say ants, for example I can say dog, cats, and I can say vehicles around me, ठीक है। So many fans, all right। So think of some objects you have seen recently. These may include a school bag, mosquito, a table, people sitting on chairs, or people moving around you. So if I'm telling you to observe things, to think about the objects that you have seen, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बैठे हुए लोग भी, चलते हुए लोग भी, इधर उधर की चीज़ें भी, तो सब ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, the list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a bot, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, the hands of the clock. आप सब कुछ सोच लोगे अपने दिमाग में, ठीक है, जो जो आपको सोचना है। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। अब अपनी लिस्ट को जितना आप लंबा कर सकते हो, जितना लंबा बड़ा कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। अब यहाँ चीज़ शुरू होती है कि जो जो चीज़ आपने सोची, अब ध्यान दो कि उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मूव कर रही थी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो रेस्ट पे थी। जस्ट मेक श्योर दिस थिंग दैट विच ऑफ द थिंग्स वर मूविंग and which of the things were at rest. Moving and rest. Students, एक चीज़ ध्यान दीजिए, the object or an organism that is changing its position with respect to time, that thing is said to be moving. जो अपनी position को change कर रही है time के साथ साथ, तो उसका बोला जाता है कि that object is moving. And the object that is not at all showing any difference in the position with respect to time, then it is said to be in at rest. उसको बोला जाता है कि वो रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने एक स्मार्ट बोर्ड है तो वो जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहेगा ना, जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं। सो दैट चेयर और द टेबल इज सेड टू बी इन द रेस्ट, ओके। और अगर कोई मूविंग पोजिशन में है तो फॉर एग्जाम्पल कोई कैट है जो जा रही है इधर से उधर, तो बोला जाएगा कि वो मूविंग है, ठीक है। अगर वही उसकी जगह पे कोई टेबल है जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया तो क्या बोलेंगे कि टेबल रेस्ट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मूविंग और रेस्ट का। तो अब हम इस एक्टिविटी में देखेंगे क्या क्या आपके आसपास चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट पे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ एक्टिविटी 6, अब ध्यान दीजिए। सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। अब कोई ऐसा जगह देखिए जहाँ पे आपको एंट्स मिल सकती हैं। Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. अब बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वाइट शीट ले लो, ठीक है, और उसको ग्राउंड पे बिछा लो और उसके ऊपर थोड़े से चीनी के टुकड़े डाल दो, ठीक है, दाने जो होते हैं ना, चीनी थोड़ी सी डाल दो। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of the paper soon. अब हमें सबको पता है कि जो ants होती हैं उनको शुगर बहुत पसंद होती है, हनी बहुत पसंद है। शुगर नहीं लेंगे तो खाने की कोई भी चीज़ ले लेंगे, तो अब हमें पता है कि बहुत आराम से आपके शीट के आसपास बहुत सारी ants क्रॉल करने लग जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉर एनी वन ant try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled onto the sheet of the paper. अब क्या बोला है, किसी भी एक एंट का आप क्या करिए, ट्राई कीजिए कि एक छोटा सा मार्क लगा पाओ। फॉर एग्जांपल मैं इस एंट की बात करूँ, किसी एक एंट को ऑब्जर्व करो, ये यहाँ थी ना तो एक मार्क लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ है पेंसिल से, ठीक है, जो अभी उस शीट से क्रॉल करके गई हो, ठीक है। कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब 1-2 सेकेंड के बाद दोबारा वो जहाँ पे है वहाँ पे मार्क लगा दो, ठीक है, यहाँ थी मार्क लगाया,
ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 सेकंड बाद वो कहाँ थी, मार्क लगाओ, फिर 1-2 सेकंड बाद कहाँ थी, मार्क लगाओ। अब उसके ऊपर डॉटेड लाइन से उसको, जितनी भी डॉट्स आपने लगाई हो डॉटेड लाइन से उसको मेजर, उसके पास को आप वो कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे कि प्रॉपर एंड का एक मोशन या एक पाथ बन चुका होगा। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स। अब उसको पेपर को झड़का दो और ताकि उसमें से शुगर भी निकल जाए और चीनियाँ भी निकल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स। अब क्या कीजिए, जो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स थे उनको कनेक्ट कीजिए, डॉटेड लाइन से कीजिए, सॉलिड लाइन से कीजिए, योर विश। सो यू हैव मार्क्ड विद एरोज टू शो द डिफरेंट डायरेक्शन इन विच द एंट वाज मूविंग। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर एंट यहाँ से यहाँ गई है तो इसको हल्का हल्का ऐसे कर रहे थे ना, तो एरो लगाओ जिससे पता लगे कि वो गई कहाँ है, ठीक है। अगर ये लगाया मतलब शी इज़ गोइंग हियर, दैट एंट इज़ गोइंग हियर, और अगर यहाँ लगाया दैट मीन्स कि वो इधर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉपर एक उसका पाथ दे सकते हैं। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द एंट मूव टू। हर पॉइंट बताएगा कि वो कहाँ गई है इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड, कितने सेकेंड्स बाद, कुछ सेकेंड्स बाद वो कहाँ जा रही है, ठीक है। मोशन सीम्स टू बी ऑफ सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। अब यही चीज़ बता रही है कि मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स। मोशन होता है सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ चेंज, उसकी पोजिशन में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, मोशन। अब ध्यान दो, ये एंड थी, इसने फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ गई, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की टाइम इंटरवल के अंदर ना, कुछ टाइम के बाद, विद इन सम टाइम इंटरवल, ठीक है। सो यही क्या होगा, इस एंड का मोशन होगा, बिकॉज इट हैज़ चेंज द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। एंड इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, मोशन बोला जाता है। We have so many kinds of motion around us जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं students. So types of motions. Firstly, we will be discussing about the types of motion. The types of motion in this particular chapter, students will be discussing about 3 types of motions. Okay? हम 3 तरह के motion के बारे में बात करेंगे. First one is the very important rectilinear motion. ठीक है? Rectilinear motion का students मतलब क्या हुआ? लीनियर, सीधी सी भाषा में जो लीनियर होता है वो एक लाइन होता है, इन वन लाइन। मतलब जब कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, किसी लाइन में हो रहा था, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। जब भी कोई भी आप मूवमेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है जहाँ से कोई बस जा रही है, तो उस बस का जो मोशन है वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। ट्रेन का जो मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आर्मी वाले जो जा रहे हैं, परेड कर रहे हैं ना, परेड कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन एंड दे आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। तो जब वो एक ऐसा पोजीशन लेंगे जिसमें वो सीधा जाएंगे, ठीक है, सीधा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। जो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे कोई व्हीकल जा रहा होता है, ठीक है, उसका मोशन देखिए। जो सोल्जर्स क्या करते हैं, मार्च पास करते हैं, उसका मोशन देखिए ऑफ द परेड। और द फॉलिंग ऑफ द स्टोन, कोई आप स्टोन को गिरता हुआ देखिए तो वो भी बिल्कुल सीधा गिरता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। इसी को हम एक्चुअली बोलते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे देखिए व्हीकल जा रहा है रोड पे, ठीक है, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे सोल्जर्स परेड कर रहे हैं, ठीक है, मार्च पास कर रहे हैं, ये भी दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। सो दिस पर्टिकुलर इज इन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सिंपल, जो सर्कल की फॉर्म में मोशन कर रहा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, राइट। सो टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्हर्ल इट विद योर हैंड। अब एक आपने स्टोन के अराउंड थ्रेड बांधा, उसको आपने घुमाया, तो हमने देखा कि स्टोन ने क्या किया, कैसे मूवमेंट किया, कैसे मोशन किया, सर्कुलर पाथ में किया ना, उस मोशन को क्या बोलेंगे, जो सर्कल की फॉर्म में हो रहा है, सर्कुलर मोशन, राइट। सो ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ circular path, okay. So this is what a circular motion is all about. In this motion the distance of the stone from your hand remains the same. अब आपके हाथ से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। देखिए हर जगह में हम देखेंगे तो मेरे हाथ का डिस्टेंस ही रहेगा ना,
So the distance will be same as your hand. This type of motion is called circular motion. इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है? सर्कुलर मोशन बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कुलर मोशन में है. जैसे फैन है, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, फैन का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उससे उसके ब्लेड्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और सर्कल की फॉर्म में करते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन एंड दिस एज वेल. द मोशन ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिकल फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो ये क्या है? सर्कुलर मोशंस हैं, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, ये भी एग्जाम्पल देखिए. फैन है, फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but the blades of the fan rotate, so the hands of the clock are rotating, so they are said to be in motion. कोई वो रोटेट कर रहे हैं उसको भी हम यही बोलेंगे कि वो मोशन कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक मोशन आता है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मतलब पीरियड वाइज जो मतलब है. कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है उस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इन सम केसेस ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम बाद खुद को रिपीट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्लॉक को देखिए आप, फिलहाल अगर 12 पे है जो हैंड है आपका, वो उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा वहाँ पे 12 पे आएगा और हर मिनट बाद मिनट हैंड 12 पे आएगा. तो ये हर एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, तो दैट इज़ वाई इट इज़ पीरियोडिक मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, जो अपने आप को रिपीट करे विद टाइम. ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 7. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड let the stone hang with from it. Okay, this is a pendulum. Pull the stone to one end with the other hand and let it go. अब ये बोला है कि जो हमने एक्टिविटी 7 में एक स्टोन के साथ थ्रेड को बांधा था ना, अब उसको घुमाना नहीं है, सिर्फ उसको आपने ऐसे मतलब लटका के रखना है, हैंग करके रखना है. अब आप उसको स्टोन को एक साइड पे लेके जाओगे तो आप देखोगे दूसरे साइड पे वो अपने आप आ जाएगा. तो अब वो कैसे मूव करेगा? लाइक काइंड ऑफ दिस थिंग. इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं स्टूडेंट, पेंडुलम. ठीक है, अब अगर आप उसको एक साइड पे लेके जाओगे तो वो दूसरे साइड पे खुद आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ द पेंडुलम इज इन द मोशन. और ये एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन की, क्योंकि अपने आप का मोशन वो रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स टाइम. राइट. सो स्टूडेंट्स, अ ब्रांच ऑफ द लीफ मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, strings of the guitar or the membrane of the drums being played are all the examples of the periodic motion. ये सभी किसकी examples है? periodic motion की. ठीक है, where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. जहाँ पे अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. ठीक है, we saw that the motion is a change in the position of the object with time. ठीक है, ये क्या है? हमने यहाँ से देखा कि जो मोशन होता है ये क्या होता है? चेंज. उसकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं. लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा लेकिन चीज़ रोटेट कर रही है, जिससे हमें पता लग रहा है कि मोशन हो रहा है. ठीक है, सो द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटर्मिन्ड थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट्स. अब ये सब चीज़ें जो चेंज है ये कैसे पता लगते हैं? मेजरमेंट से पता लगते हैं ना. ठीक है, सो दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. जितना ज़्यादा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना ज़्यादा उसकी मेजरमेंट होगी, उससे हमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट फास्ट है या फिर स्लो है. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस रहता है अगर हम चीज़ों को मेजर करना शुरू कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्नेल, तो स्नेल का मूवमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है ग्राउंड पे. बटरफ्लाई जो बैठ रही है फ्लावर पे, तो उसका मोशन डिफरेंट है. अ रिवर फ्लोइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग अराउंड द सन एंड blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. Obviously बहुत सारी तरह की मोशन है, कई बहुत फास्ट हैं, कई बहुत स्लो हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्टल है, बहुत स्लो चलता है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ वहीं पे हॉर्स की तो इट इज़ वेरी फास्ट. तो ये सब चीज़ें फास्ट है या स्लो है कैसे पता लगा? मेजरमेंट से ही ना, कि इतने टाइम में कौन कितना मेजर कर रहा है. ठीक है, उससे हमें पता लगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कितना फास्ट है. और इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि सब चीज़ें मूव करती हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, एवरीवेयर वी सी मोशन, हमारे आसपास हर जगह मोशन है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंप्लीटेड विद द 10th चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर.
ओके सो आज हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट? हाउ टू measure a curved line. So students, this is all about your chapter. We'll be meeting in our next class, okay, doing the question and answers. Till then students, do work hard. I'll be meeting you in the next class. Have a nice day. Bye bye.